दोस्तों, कलेक्टर साहब अपने बंगले पर अपने परिवार के साथ रहा करते थे। एक दिन बुजुर्ग महिला आती है अपने सर पर एक बड़ी सी गठरी लेकर, जिसमें कि कुछ साड़ियाँ और कुछ खिलौने और कुछ मिठाइयाँ होती है। और वो उस घर के, उस बंगले के वॉचमैन से कहती है कि मुझे अंदर जाना है। जिस बात पर उस बंगले पर जो खड़ा वॉचमैन होता है उस बुजुर्ग महिला से पूछता है कि आखिर आपको किससे मिलना है, आखिर आपको क्या काम है। तब वो बुजुर्ग महिला कहती है कि बेटा, तुम्हारे जो साहब हैं मैं उनकी माँ हूँ। जिस बात पर वो वॉचमैन काफ़ी हैरान और परेशान हो जाता है। दरअसल वो वॉचमैन देखता है कि ये जो बुजुर्ग महिला है ये काफ़ी फटे पुराने कपड़े, जो कि काफ़ी मैले रहते हैं, वो पहनी हुई है। उस बुजुर्ग महिला की हालत बिल्कुल भिखारन की तरह लग रही होती है। मगर फिर भी वो वॉचमैन 1 मिनट सोचते हुए उस बुजुर्ग महिला को बगल में ही एक छांव के तले बैठाकर वो अपने साहब के पास जाता है और कलेक्टर साहब को जाकर बोलता है कि साहब, एक बुजुर्ग महिला आई है जो आपसे मिलना चाह रही है, वो आपको अपना बेटा बता रही है। जिस बात पर दोस्तों वो जो कलेक्टर साहब होते हैं वो फौरन अपने कमरे से निकलते हैं। लेकिन चूंकि उस कलेक्टर साहब के साथ में उनकी पत्नी भी उसी कमरे में मौजूद रहती है, तो साथ में उनकी पत्नी भी बाहर निकलती है। अब जैसे ही कलेक्टर साहब उस बुजुर्ग महिला के पास पहुंचती है, वो जो बुजुर्ग महिला होती है वो बोलती है कि बेटा, मैं तुमसे मिलने तुम्हारे बंगले तक आ गई। और दोस्तों, जिसके बाद वो कलेक्टर साहब अपनी माँ को पहचानने से बिल्कुल इनकार कर देता है। वो अपनी माँ से, यानी कि उस बुजुर्ग महिला से कहता है कि तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, शायद तुम अपने बेटे को खोजते हुए एक गलत जगह पर आ गए हो। जिस बात पर वो जो बुजुर्ग महिला रहती है उनकी आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि वो मन ही मन समझ चुकी थी कि अब मेरा बेटा कामयाब हो चुका है, इसीलिए वो मुझे पहचानने से इनकार कर रहा है। तभी जो बुजुर्ग महिला होती है वो उस कलेक्टर बाबू से कहती है कि बेटा, माफ कर देना, हो सकता है कि बुढ़ापे में मेरी आंखें कमजोर हो चुकी हैं। और ये कहते हुए वो वहां से निकलने लगती है। तभी वो कलेक्टर बाबू अपनी पत्नी के साथ वापस बंगले में अपने कमरे के अंदर चले जाते हैं। फिर जैसी बुजुर्ग महिला उस बंगले से निकलने लगती है, तभी वो वॉचमैन को बुलाती है और वॉचमैन से कहती है कि बेटा, मेरे लिए एक चिट्ठी लिख सकते हो, मैं एक चिट्ठी लिखवाना चाहती हूँ, मैं एक खत लिखवाना चाहती हूँ। जिस बात पर वॉचमैन कहता है कि जरूर बताइए कि चिट्ठी में क्या लिखना है। फिर वॉचमैन एक सादा पेपर और एक पेन लेके आता है और उसके बाद वो जो बुजुर्ग महिला होती है, वो जो बुजुर्ग अम्मा होती है, वो जो जो कहती है वो वॉचमैन उसमें लिख देता है। और उसके बाद वो जो बुजुर्ग महिला होती है वो वॉचमैन से कहती है कि ये चिट्ठी जब तुम्हारे साहब मुझे खोजते हुए तुम्हारे पास आएंगे तो उसके बाद वो चिट्ठी तुम अपने साहब को दे देना। अब दोस्तों, आखिर उस चिट्ठी में उस बुजुर्ग महिला ने अपने बेटे के लिए क्या लिखवाई रहती है, आखिर वो खत लिखकर वो वॉचमैन इतना परेशान क्यों हो जाता है, आखिर वो कलेक्टर साहब वो बेटा अपनी माँ को पहचानने से इनकार क्यों कर देता है, ये सब कुछ जानेंगे हम इस कहानी में। कहानी की शुरुआत करने से पहले आप सभी से हमारी यही विनम्र गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। और दोस्तों, ये कहानी वाकई आपके दिल को छू जाएगी, तो इस कहानी को जितना हो सके लाइक एवं शेयर कर दें। दोस्तों, आइए अब सीधे चलते हैं कहानी पर। ये कहानी बिहार की है। बिहार के अंतर्गत एक पति पत्नी रहा करते थे। दोस्तों, पति का नाम किशन सिंह होता है और पत्नी का नाम शारदा होता है। अब दोनों पति पत्नी के शादी के काफी लंबे समय गुजर गए थे, दोनों के संतान नहीं हो रहे थे, जिस बात को लेकर दोनों पति पत्नी काफी दुखी रहते थे। दोस्तों, जहां भी लोग बताते थे कि कोई डॉक्टर अच्छा इलाज करता है वहां वो लोग पहुंच जाया करते थे। दोस्तों, फिर कोई जिस मंदिर के बारे में बताते थे, जिस मस्जिद के बारे में बताया करते थे, वो लोग वहां भी जाकर अपना माथा टेकते थे, पूजा अर्चना करते थे और ऊपर वाले से यही दुआ करते थे कि उनके घर भी एक संतान हो। दोस्तों, इसी गम में जो किशन सिंह होते हैं वो काफी शराब पीने लगते हैं। उन्हें हर वक्त ये चिंता सताए जाती है कि आखिर उनके जाने के बाद उनका आगे का वंश अगर नहीं हुआ तो ये आगे जो उनकी विरासत है ये कौन संभालेगी। और दोस्तों, इसी चलते वो काफी ज्यादा शराब पीने लगे हुए थे। लेकिन दोस्तों, दोनों पति पत्नी ऊपर वाले को इतना याद करते हैं, वो जहां भी जाते हैं वो ऊपर वाले से यही विनती करते हैं कि उन्हें भी एक संतान की प्राप्ति हो।
और दोस्तों कुछ साल ऐसे ही बीत जाते हैं, वो लोग हर जगह दर दर भटकते हैं, तब जाकर एक बार जो उनकी पत्नी होती है शारदा, शारदा को ये अचानक से मालूम होती है कि वो गर्भवती है। अब दोस्तों जैसे ही ये खुशी की बात वो अपने पति किशन सिंह को सुनाती है, किशन सिंह और भी ज़्यादा खुश होकर और भी शराब पीता है। दोस्तों पहले तो उसने सोच लिया था कि शायद मुझे इस जिंदगी में संतान की प्राप्ति नहीं हो पाएगी, लेकिन जब जैसे ही वो अपनी पत्नी के मुख से ये बात सुनता है कि अब उसकी पत्नी गर्भवती हो चुकी है, अब वो पिता बनने वाला है, वो और खुशी में और भी पीने लगता है कि अब तो उसके जाने के बाद ये उस विरासत को देखने के लिए उसके घर भी संतान की प्राप्ति होगी। अब दोस्तों ऐसी समय बीतता है। अब कुछ महीनों बाद जो शारदा की डिलीवरी होने वाली रहती है, लेकिन इधर जो किशन सिंह रहते हैं वो इतना शराब में चूर हो जाते हैं, इतना खुश होकर वो शराब पीते हैं कि उन्हें एक गंभीर बीमारी हो जाती है, उन्हें एक गंभीर समस्या हो जाती है। जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि शराब पीने की वजह से अब उनकी जो जिंदगी है अब कुछ ही महीनों की बची हुई है। लेकिन दोस्तों फिर भी जो किशन सिंह होते हैं वो बेहद खुश रहते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी संतान प्राप्ति की जो खुशी थी उसके आगे ये बात उनके लिए कुछ भी नहीं थी। लेकिन दोस्तों ये भी समझ रहे थे कि कुछ ही महीनों के बाद वो इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे। उनके मन में इस बात को लेकर भी परेशानी थी, लेकिन वो अपनी पत्नी से ये बात जाहिर नहीं करते थे। दोस्तों ये चाहते नहीं थे कि उनकी पत्नी इस बात को लेकर उनके पत्नी के मन में घबराहट हो। अब दोस्तों धीरे धीरे डिलीवरी का जो समय है वो नजदीक आता है, और वो वक्त भी आता है जब किशन सिंह की पत्नी शारदा एक फूल से नन्हे मुन्ने बच्चे को जन्म देती है। दोस्तों उनका बेटा होता है। अब जैसे ही किशन सिंह ये जानते हैं कि उनका बेटा हुआ है, वो काफी खुशी से झूमने लगते हैं और भी ज्यादा खुशी में आकर शराब पीने लगते हैं। अब दोस्तों ज्यादा शराब पीने की वजह से कुछ ही दिनों के बाद जो किशन सिंह की है वो जो उनकी बीमारी रहती है वो काफी बढ़ जाती है, और दोस्तों उनकी मौत हो जाती है। अब दोस्तों एक तरफ तो शारदा के लिए उनका पुत्र हुआ हुआ रहता है, इस बात की खुशी रहती है, लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ जो शारदा की जो पति रहते हैं वो मौत के मुंह में समा गए रहते हैं। एक तरफ खुशी का माहौल होता है, एक तरफ गम का माहौल होता है। दोस्तों अब शारदा के लिए जो ये पल था वो काफी ही परेशानियों भरा था। अब दोस्तों कुछ दिन तक तो शारदा के जो भी पड़ोसी रहते हैं वो उसे मदद करते हैं, लेकिन फिर कुछ महीनों बाद उसके पड़ोसी भी पीछे हट जाते हैं। अब शारदा को अपना पुत्र पालने के लिए उसे खुद ही घर से बाहर निकलना पड़ता है, क्योंकि दोस्तों शारदा के जो पति रहते हैं वो मजदूर रहते हैं। शारदा के पास कोई अपना जमीन नहीं रहती है, बस उसे विरासत में मिली हुई रहती है, तो एक छोटी सी घर मिली हुई रहती है। अब वो अपने घर के चौखट को लांघकर दूसरे के घर में जाकर वो नौकरानी का काम करना शुरू कर देती है और अपने बच्चे को पालने लगती है। अब उसके बच्चे का जो नाम उन्होंने रखती है वो रंजीत होता है। अब रंजीत धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। अब उसके बाद शारदा उसे एक अच्छे से स्कूल में एडमिशन करवा देती है, जहां पर कि बड़े बड़े घर के भी बच्चे पढ़ा करते थे। अब दोस्तों वो दूसरों के घर में बर्तन मांजकर नौकरानी का काम कर अपने बेटे को काफी लगन से पढ़ाती है। अब उसका बेटा धीरे धीरे बड़ा होते जाता है। अब उसका बेटा अपनी पढ़ाई को आगे जारी रखते हुए 10वीं क्लास में पहुंच जाता है। फिर एक दिन जो शारदा होती है अपने बेटे को लाने के लिए स्कूल जाती है। अब रास्ते में जब उसका बेटा अपनी माँ के साथ घर वापस लौट रहा होता है तो अपनी माँ से कहता है कि माँ तुम मुझे स्कूल लेने मत आओ, क्योंकि हमारे दोस्त कहते हैं कि तुम्हारी माँ तो मेरे घर की नौकरानी है। दरअसल दोस्तों उसकी माँ जिसके घर में नौकरानी का काम करती थी उसी का जो बच्चा लोग होता है वो इसी स्कूल में पढ़ता था जिस स्कूल में शारदा का बेटा पढ़ता था। अब दोस्तों रंजीत अपनी माँ से कहता है कि माँ वो दोस्त लोग मेरे बोलते हैं कि तुम्हारी माँ बहुत गंदी है, मेरे यहाँ नौकरानी की काम करती है, तुम नौकरानी के बेटे हो। अब दोस्तों जैसी शारदा ये बात सुनती है, शारदा को तो पहले काफी बुरा लगता है, उसका दिल दुखी हो जाता है, लेकिन फिर मन ही मन सोचती है कि मेरा बेटा तो अब 15 साल का हो गया है, मेरा बेटा बड़ा हो गया है, मेरा बेटा खुद से भी स्कूल जा सकता है और खुद से अकेले घर वापस आ सकता है। फिर अपने बेटे से शारदा कहती है कि ठीक है बेटा, अब से तुम खुद ही स्कूल जाना और खुद ही स्कूल से घर वापस आ जाना, क्योंकि तुम अब बड़े हो चुके हो। इधर दोस्तों जो स्कूल के टीचर होते हैं वो शारदा से कहते हैं कि देखो तुम्हारा बेटा बहुत होशियार है, तुम्हारा बेटा बहुत होनहार है, आगे चलकर वो एक बड़ा पोस्ट हासिल कर सकता है, वो एक बड़ा अफसर बन सकता है, तुम अपने बेटे को आगे भी
काफ़ी मन लगाकर पढ़ने देना, उसकी पढ़ाई में तुम पूरी मदद करना। अब दोस्तों यहाँ शारदा जो होती है वो भी मन ही मन ये ख्वाब देखने लगती है कि वाकई मेरा बेटा बहुत होशियार है, आगे चलकर जरूर एक न एक दिन बड़ा मुकाम हासिल करेगा। और उसके बाद दोस्तों उसी साल उसका बेटा 10वीं की जो परीक्षा है वो पूरी कंप्लीट कर लेता है। उसके बाद उसकी जो माँ होती है शारदा, वो सोचती है कि मैं अपने बेटे को एक उच्च शिक्षा देने के लिए उसे शहर भेजूंगी। अब दोस्तों वो अपने बेटे को शहर भेजने के लिए वो अपने बेटे से कहती है कि बेटा अब तुम शहर जाकर पढ़ाई करो। और दोस्तों रंजीत जो होता है वो भी अपनी माँ का आज्ञा का पालन करते हुए वो शहर जाने की तैयारी में लग जाता है। मगर वो अपनी माँ से कहता है कि माँ शहर जाने के बाद मुझे पैसों की और भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पढ़ाई के जो खर्चे हैं वो बहुत ज़्यादा आएंगे। फिर दोस्तों उसकी माँ जो शारदा होती है वो अपने बेटे से कहती है कि बेटा तुम मेरे रहते हुए पैसों की फिक्र मत करो, मैं पहले 4 घर में काम किया करती थी, अब मैं 10 घर में काम करूंगी और तुम्हारे लिए मैं पैसों की कभी कमी नहीं पड़ने दूंगी। और दोस्तों फिर उसका बेटा जो रंजीत होता है वो शहर जाता है और शहर जाकर वो आगे की जो पढ़ाई है वो शुरू कर देता है। इधर उसकी माँ गांव से ही नौकरानी का काम करके हर महीना अपने बेटे के लिए 12,000 रुपया भिजवा दिया करती थी। दोस्तों उधर शहर में ही रहकर वो अपना ग्रेजुएशन की पढ़ाई कंप्लीट करता है। उसके बाद वो कलेक्टर बनने के लिए तैयारी करना शुरू कर देता है और वो कड़ी मेहनत करके काफी लगन से आगे की पढ़ाई करता है और उसकी यही मेहनत एक दिन रंग लाती है और एक दिन वो कलेक्टर बन जाता है। अब दोस्तों जैसे ही रंजीत कलेक्टर बन जाता है वैसे ही वो अपनी माँ को फोन लगाता है और माँ को कहता है कि माँ बहुत बहुत मुबारक हो, तुम्हारा बेटा अब कलेक्टर बन चुका है। अब दोस्तों उसकी जो माँ रहती है उसकी भी अच्छी खासी अब एज हो चुकी रहती है। अब उसकी माँ खुशी के मारे झूम उठती है, खुशी के मारे पागल हो जाती है और काफ़ी जोर जोर से शोर मचाने लगती है। अपने सारे पड़ोसियों से उस गांव वाले से कहने लगती है कि देखो मेरा बेटा तो अब कलेक्टर बन चुका है। अब दोस्तों जैसे ही गांव के लोग, जैसे पड़ोस वाले ये सब सुनते हैं, बोलते हैं कि ये बुढ़िया बुढ़ापे में लगता है कि सठिया गई है, एक नौकरानी का बेटा आखिर कलेक्टर कैसे बन सकता है। दोस्तों गांव वाले कोई भी लोग उस बुढ़िया की बात पर, रंजीत की मां पर थोड़ा सा भी विश्वास नहीं करते हैं। अब इधर दोस्तों रंजीत की जो मां होती है वो रंजीत से कहती है कि बेटा तुम मुझसे मिलने कब आओगे। अब दोस्तों इस बात पर रंजीत कहता है कि देखो मां अभी अभी तो मैं कलेक्टर बना हूं, मेरी अभी ट्रेनिंग होने वाली है, जैसी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है वैसी मैं आकर सबसे पहले आपसे मिलता हूं। और दोस्तों फिर रंजीत की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है और रंजीत जब ट्रेनिंग में जाता है तो ट्रेनिंग के दौरान ही उसे एक लड़की से प्यार हो जाता है और वो प्यार इतना गहरा हो जाता है कि वो बाद में चलकर उस लड़की से शादी कर लेता है। दरअसल जिस समय उस लड़की से रंजीत पहली बार मिलता है उसी समय लड़की ये पूछती है कि आखिर तुम्हारे घर में कौन कौन है, लेकिन रंजीत वहां झूठ बोल देता है। रंजीत कहता है कि मैं अनाथ हूं, मैंने खुद के दम पर पढ़कर कलेक्टर बना हूं। अब दोस्तों शादी तो हो जाती है, उसके बाद रंजीत फिर से अपनी माँ को गांव में फोन लगाता है और अपनी माँ से कहता है कि माँ मैंने शादी भी कर लिया। अब दोस्तों जैसे ही रंजीत की माँ शारदा ये बात सुनती है उसकी आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि रंजीत की माँ की जो सपना रहता है कि मैं बेटे को अपने हिसाब से बहू पसंद करके उसका शादी करवाऊंगी, वो सपना टूट जाता है, वो सपना चकनाचूर हो जाता है। लेकिन फिर भी उसकी माँ अपने आप को शांत करते हुए अपने बेटे से कहती है कि बेटा आखिर तुम मुझे अपनी बहू से कब मिलवाओगे। जिस बात पर रंजीत अपनी माँ को बात को टालते हुए कहता है कि माँ कुछ दिन और रुक जाओ, एक दिन जरूर मैं तुम्हें अपनी बहू से मिलवाऊंगा। और दोस्तों उसके बाद फिर समय आगे गुजरने लगता है और फिर करीब 2-3 साल बाद फिर से रंजीत एक बार अपनी माँ को फोन करता है और कहता है कि मुबारक हो माँ, तुम्हें पोता हुआ है। अब जब ये बात शारदा सुनती है तो शारदा अपने आप को रोक नहीं पाती है, वो काफी अंदर से टूट जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। दोस्तों मन ही मन शारदा सोचती है कि पहले तो मेरा बेटा शादी कर लिया, उसके बाद मुझे बहू का अभी तक मुंह भी नहीं दिखाया और उसके बाद अब तो मेरा पोता हो गया है। अब दोस्तों शारदा के मन में इतना उथल पुथल मच जाती है कि शारदा सोचती है कि मैं अपने पोते से मिलने, अगर मेरा बेटा गांव नहीं आ सकता तो मैं अपने पोते से मिलने शहर तो जा सकती हूँ। क्योंकि दोस्तों दूसरी बार जब रंजीत फोन करके ये बताता है कि माँ मैंने शादी कर ली, उसी समय रंजीत ये भी बताता है कि मुझे कलेक्टर पद हासिल होने के बाद मुझे बंगला भी मिला है, उस बंगले में नौकर चाकर भी है, मुझे गाड़ियां भी मिली है,
तभी उस समय वो बताता है कि जिस शहर में उसकी पोस्टिंग हुई रहती है और जहां उसका बंगला रहता है, उसका एड्रेस वो अपनी माँ के साथ शेयर किए हुए रहता है। दोस्तों, उसकी माँ को उसके बंगले का एड्रेस पता रहता है। अब उसकी माँ जो भी पैसा बचा कर रखे हुए रहती है, उस पैसे से कुछ अपनी बहू के लिए साड़ियाँ लेती है, कुछ अपने पोते के लिए खिलौने लेती है और कुछ मिठाइयाँ लेते हुए वो एक गठरी बनाती है और उसी गठरी को सर पर लेकर वो एक ट्रेन पकड़ती है और ट्रेन पकड़कर वो शहर चली जाती है। अब जिस शहर में उसके बेटे की पोस्टिंग थी, जिस शहर में उस बेटे की बंगला थी, जहाँ पर उसका बेटा और बहू रहा करते थे, वहां तक वो पहुंचती है और अपने माथे पर वो बड़ा सा गठरी लेकर जैसी बंगले के अंदर घुसने की कोशिश करती है, वैसी वॉचमैन रोक लेता है और पूछता है कि आप कहाँ जा रही हैं, आपको किससे मिलना है। उस बात पर वो जो बुजुर्ग महिला होती है, बुजुर्ग अम्मा होती है, वो वॉचमैन से कहती है कि तुम्हारे जो साहब हैं वो मेरा बेटा है, वो कलेक्टर बाबू मेरा बेटा है, मैं उसकी माँ हूँ, मैं उससे मिलने आई हूँ। जिस बात पर पहले तो वॉचमैन काफ़ी हैरान होता है, क्योंकि उस अम्मा का जो भेष था वाकई एक भिखारन की तरह था। वो अपने तन पर फटे मैले कपड़े पहनी हुई थी, उसके सर पर एक बड़ा सा गठरी थी। लेकिन फिर वो वॉचमैन सोचता है कि एक बार मैं अपने साहब को जाके ये बात बताता हूँ। अब दोस्तों, जैसे ही वॉचमैन जाकर अंदर अपने साहब से कहता है कि साहब, एक बुजुर्ग महिला मिलने आई है जो अपने आप को आपकी माँ बता रही है, वैसे ही उसका बेटा काफ़ी चौंक जाता है। चूंकि उस समय कलेक्टर साहब के साथ उस कमरे में उसकी पत्नी भी होती है। अब जैसी कलेक्टर साहब बोलती है कि ठीक है, हम लोग चलकर देखते हैं कि बाहर वो बुजुर्ग महिला कौन आई है, वैसे उसकी पत्नी भी साथ में निकलती है। अब दोस्तों, दोनों पति पत्नी बाहर आते हैं। वैसे ही वो जो बुजुर्ग महिला शारदा होती है, अपने बेटे को देखकर बोलती है कि बेटा, मैं तुमसे मिलने आई हूँ, मैं अपने पोते से मिलने आई हूँ। जिस बात पर वहाँ कलेक्टर बाबू जो रंजीत जी होते हैं, वो साफ साफ अपने माँ को पहचानने से इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि आपको शायद कोई गलती हो गई है, मैं आपका बेटा नहीं हूँ। जिस बात पर वो बुजुर्ग महिला ये समझ जाती है कि अब मेरा बेटा कामयाब हो चुका है, अब वो मुझे पहचानने से इनकार कर रहा है, अब उसे मेरी जरूरत नहीं है। और दोस्तों, उसके बाद वो अपनी आंखों को नम कर लेती है और दोस्तों, वो बुजुर्ग महिला अपने बहू की तरफ देखते हुए ये कहती है कि बेटा, बुढ़ापे में लगता है कि मेरी आंखें भी कमजोर हो गई है, मुझे तुम्हें पहचानने में भूल हो गई। वो बुजुर्ग महिला कहती है कि मैं अपने बेटे को तलाशते हुए मैं तुम्हारे तक आ गई, शायद मैं गलत जगह पर आ गई। और उसके बाद जैसे ही ये बात वो कलेक्टर बाबू सुनते हैं, वो और उनकी पत्नी वापस से कमरे में चले जाते हैं। उसके बाद बुजुर्ग महिला वहां से बाहर निकलने लगती है। तभी वो वॉचमैन को बुलाती है और वॉचमैन से कहती है कि बेटा, मुझे एक खत लिखवाना है, क्या तुम मेरे लिए खत लिख सकते हो। अब दोस्तों, वो जो वॉचमैन होता है वो सोचता है मन ही मन कि ये बुजुर्ग महिला आखिर क्या लिखवाना चाहती है। इसके बाद वो वॉचमैन कहता है कि जरूर अम्मा, आप क्या लिखवाना चाहती हैं। उसके बाद वो जो वॉचमैन होता है वो एक सादा पेपर और एक पेन लेके आता है और उसके बाद वो बुजुर्ग महिला जैसे जैसे कहती है वैसे वैसे वॉचमैन उस खत में लिख देता है। उसके बाद वो बुजुर्ग महिला कहती है कि मेरे जाने के बाद अगर तुम्हारे साहब मुझे ढूंढते हुए तुम्हारे पास आए तो तुम उसे ये खत दे देना। और उसके बाद वो जो बुजुर्ग महिला रहती है वो वापस गांव को लौट जाती है। अब उसके कुछ ही देर बाद जो कलेक्टर बाबू होते हैं वो वॉचमैन के पास आते हैं और बोलते हैं कि वो बुजुर्ग महिला कहाँ गई। जिसके बाद वो वॉचमैन अपने साहब से कहता है कि साहब, वो जो बुजुर्ग महिला थी वो आपके लिए एक खत छोड़कर गई है और फिर वो जहां से आई थी बोली कि मैं वहीं जा रही हूं। और दोस्तों, उसके बाद कलेक्टर बाबू वो खत लेकर अपने पॉकेट में रख लेते हैं। लेकिन चूंकि दिन भर इतना व्यस्त रहते हैं कि उस खत को निकाल कर पढ़ नहीं पाते हैं और रात हो जाती है। अब रात को जैसे वो नाइट ड्रेस पहन लेते हैं, वैसे ही वो जो कपड़ा रहता है वो टंग जाता है। अब दोस्तों, उसके बाद जैसे ही रंजीत बाबू के जो पत्नी रहती है, उस कलेक्टर बाबू की जो पत्नी साहब होती है, उस कपड़े को वॉशिंग मशीन में डालने के लिए उस कपड़े को जैसे ही नीचे उतारती है तो जो खत लिखा हुआ रहता है वो पॉकेट से नीचे गिर जाता है। अब दोस्तों, जैसे ही चूंकि कलेक्टर बाबू भी वहीं बगल में रहते हैं, अब वो देखते हैं कि उस कपड़े से खत गिरता है तो उन्हें याद आ जाती है कि ये खत तो मेरी माँ ने मेरे लिए दी थी उस वॉचमैन को, लेकिन मैं इस खत को पढ़ भी नहीं पाया। अब दोस्तों, उतने ही वक्त में जो रंजीत बाबू की पत्नी होती है उस खत को निकाल कर पढ़ने लगती है। अब वो जब खत को पढ़ती है तो वाकई रंजीत बाबू की पत्नी भी काफी फूट फूट कर रोने लगती है। आखिर ऐसा क्या लिखा हुआ रहता है उस खत में। दोस्तों, उसके बाद रंजीत बाबू की पत्नी
रंजीत बाबू को बोलती है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपने अपने माँ के साथ जो किया वो बहुत गलत किया। अब दोस्तों उसके बाद रंजीत बाबू ये समझ जाते हैं कि आखिर मेरी पत्नी भी मेरी माँ के बारे में समझ चुकी है। अब दोस्तों वो अपनी पत्नी से कहते हैं कि मैंने तुमसे पहली मुलाकात में ये बोला था कि मैं अनाथ हूँ, मैंने अपनी माँ के बारे में छिपाया था। अब अचानक से मेरी माँ मुझसे मिलने यहाँ आ गई तो मैं काफ़ी घबरा गया और मैंने अपनी माँ को पहचानने से इनकार कर दिया। अब दोस्तों उसके बाद उनकी जो पत्नी होती है वो कहती है कि जिस माँ ने आपके लिए इतना कुछ किया, आपके लिए इतना संघर्ष किया, आपको पढ़ा लिखा कर इस लायक बनाया, उसी माँ को आप पहचानने से इनकार कर दिए। अब दोस्तों आप लोग यही सोच रहे होंगे ना कि उस खत में आखिर ऐसा क्या लिखा हुआ था कि रंजीत बाबू की पत्नी भी इतना परेशान हो जाती है और वो भी उस बुजुर्ग महिला के लिए, यानी कि रंजीत बाबू की माँ यानी अपनी सास के लिए इतना फूट फूट कर रोने लगती है। तो दोस्तों उस खत में उस बुजुर्ग महिला ने उस वॉचमैन से लिखवाई रहती है कि बेटा बचपन में मैंने इतना संघर्ष कर दूसरों के घर नौकरानी का काम कर कर तुम्हें इतना बड़ा आदमी बनाया, मैं ऊपर वाले से दुआ करती हूं कि तुम अपने परिवार के साथ हमेशा हमेशा के लिए खुश रहना, लेकिन आज तुम मुझे अपने पत्नी के सामने पहचानने से भी इनकार कर दिया, मेरी दुआ तुम्हें हमेशा लगती रहे। दोस्तों उसके बाद जब रंजीत बाबू उस खत की लाइन को अपने पत्नी के मुंह से सुनते हैं तो वो भी वाकई फूट फूट कर रोने लगते हैं। मैं अपनी माँ के साथ बहुत गलत किया, मैं कल सुबह सुबह ही उठकर मैं तुम्हें लेकर और अपने बेटे को लेकर मैं गांव जाऊंगा, अपने माँ की कदमों में गिरकर उनसे माफी मांगूंगा। दोस्तों उसके बाद अगली सुबह सुबह रंजीत बाबू अपनी पत्नी और अपने बच्चे को लेकर वहां से निकलते हैं और गांव जाते हैं और गांव जाकर अपनी माँ के चरणों में गिरते हुए वो माँ से माफी मांगने लगते हैं। वो कहने लगते हैं कि मैं माँ की ममता को समझ नहीं सका, कि माँ मैं तुम्हें पहचान नहीं सका, मैं अपनी पत्नी के आगे मैं एक झूठ क्या नहीं बोल दी कि मैं तुम्हें पहचानने से इनकार कर दिया। अब दोस्तों उसकी माँ की जो ममता थी वो फिर से उजागर हो जाती है और उसकी माँ अपने बेटे को अपने कदमों से उठाते हुए अपने सीने से लगा लेती है। और जिसके बाद ये सारी वाक्या को देखते हुए जो शारदा की बहू रहती है वो भी काफी फूट फूट कर रोने लगती है और वो भी अपने सास से गले से लिपट जाती है और अपने सास की पांव छूकर वो भी आशीर्वाद लेती है। और दोस्तों उसके बाद जो शारदा होती है वो गांव वाले से फिर चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगती है कि देखो तुम लोग मुझे बोल रहे थे कि ये बुढ़िया बुढ़ापे में सठिया गई है, लेकिन आज मेरा बेटा घर वापस लौट चुका है, आज मेरी बहू वापस आ गई है, आज मेरा पोता मेरे साथ है। अब दोस्तों जैसी गांव वाले ये सब देखते हैं गांव वाले भी काफी चुपचाप रहते हैं। गांव वाले भी अब ये यकीन मान चुके थे कि वाकई जो बुढ़िया कह रही थी सही है, आखिर कैसे एक नौकरानी का बेटा एक कलेक्टर बन जाता है। और दोस्तों फिर वो गांव वाले लोग भी अपने आप से ये सवाल करते हैं कि वाकई एक माँ की जो ममता है, एक माँ का जो कड़ा संघर्ष है, एक माँ का जो मेहनत है वो रंग लाती है और उसका बेटा एक दिन उस पूरे गांव का नाम रोशन करता है। और दोस्तों ये कहानी सुनाकर मेरा मकसद किसी के दिल को ठेस नहीं पहुंचाना बल्कि आप सभी को जागरूक करना है कि ताकि आप इस तरह की कहानियां सुनकर आप कुछ सीख सकें और अपनी जिंदगी में भी अप्लाई कर सकें। दोस्तों आपकी क्या राय है कि कैसे एक बेटा जब कलेक्टर बन जाता है तो जो माँ उसके लिए अपनी पूरी भरी जवानी में संघर्ष करती है उसी माँ को वो अपने पत्नी के सामने पहचानने से इनकार कर देता है। और आखिर आप उस माँ के बारे में क्या कहेंगे जो कि अपने पति के जाने के बाद अपने बेटे को एक अच्छी परवरिश देने के लिए वो 4 घर नहीं 10 घर में भी दिन रात काम कर कर अपने बेटे को उस लायक बनाती है और उसे उस मुकाम पर पहुंचाती है। और आखिर उस बहू के बारे में आप क्या कहेंगे जब ये जानती है कि कैसे उसका पति, कैसे वो कलेक्टर बाबू उससे प्यार करते समय एक झूठ के कारण अपनी माँ को भी सामने से पहचानने से इनकार कर देता है। और दोस्तों फिर आप उस शारदा के बारे में क्या कहेंगे जो अपने पोते से मिलकर आखिर में वो इतना प्रसन्न हो जाती है कि उसका जिंदगी धन्य हो जाता है। तो दोस्तों आप अपनी राय हमारी इस कहानी के कमेंट्स बॉक्स में जरूर साझा करें और इस वीडियो को जितना हो सके दूसरों के बीच भी शेयर करें। दोस्तों कोई भी इंसान अपनी जिंदगी में अपने मकसद को पाने के लिए क्या नहीं कर जाता है। इंसान अपनी जिंदगी में जितना चाहता है उतना धन अर्जन करने के लिए वो कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहता है, मगर इंसान जिंदगी में अगर पारिवारिक माहौल में अगर खुश रहे तो उससे बढ़कर जो जिंदगी है उसका जो आनंद है उससे बड़ा कुछ नहीं है। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई कहानी में एक नई सोच के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, हर संभव दूसरों की मदद करें। जय हिंद, जय भारत।